वेलकम टू विवान स्टडी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी लोग हेल्दी एंड सेफ होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, आज है 25 मई 2020 और 25 मई 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हम उन करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नए व्यूवर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर मिस ना हो। ठीक है। और वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। तो गाइज, आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हो गया है, वह किस देश का था। गाइज, बताना है कि जो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं एशले कूपर, वो किस देश के हैं। तो गाइज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है। और गाइज, इनका जो प्लेइंग पीरियड था वो 1953 से 1968 के बीच का था। ठीक है। और उन्हें 1957 और 1958 के वर्षों के दौरान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अच्छे खिलाड़ियों के रूप में पहचाना गया था। कूपर ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 4 एकल और 4 युगल खिताब जीते थे और उन्होंने 1958 में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में से 3 जीती थी। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें कि कूपर की, तो गाइज ये हैं एशले कूपर। ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, रहने वाले थे। और अगर हम गाइज ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मैप में देखते, तो गाइज ये है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड मैप में। और जो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबेरा है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मैरिसन। और यहाँ की करेंसी जो चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। और यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश चलती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो जो एशले कूपर जो है, जिनका निधन हुआ है हाल ही में, वो ऑस्ट्रेलियाई थे और किस खेल के खिलाड़ी थे, टेनिस के। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, तमिलनाडु के खिलाड़ी आर सनमुगम, ठीक है, याद रखेंगे, आर सनमुगम का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे। तो ऑप्शंस आपके हैं, ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी गोल्फ। तो गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फुटबॉल। ठीक है। तो आर सनमुगम जो है फुटबॉल से संबंधित हैं, ये फुटबॉल प्लेयर थे। और अगर हम बात करें सनमुगम की, तो दोस्तों ये सनमुगम हैं, ठीक है, जो फुटबॉल प्लेयर थे। और 1943 में ये बर्मा में पैदा हुए थे। और इनकी जो स्कूलिंग जो थी 1966-67 में बर्मा जूनियर स्कूल में हुई थी। और बाद में वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। तमिलनाडु फुटबॉल संघ के पूर्व महासचिव जो इनके सचिव थे रवीश कुमार डेविड के अनुसार जो है, सनमुगम 1969 में संतोष ट्रॉफी में भारतीय रेलवे के लिए, और 1970 में जालंधर के नागरिकों में तमिलनाडु में, और 1971 में चेन्नई खेल में प्रसिद्ध थे। ठीक है। और चेन्नई खेल में इन्होंने खेला था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखना है आपको कि आर सनमुगम किस गेम से संबंधित थे। तो फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट सूची 2020 जारी की है। इस सूची में सबसे ऊपर कौन है, कौन सूची सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो है फोर्ब्स ने सूची जारी की है। ठीक है। तो इस सूची में सबसे टॉप पे कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गाइस डी, नाओमी ओसाका। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, नाओमी ओसाका। और गाइज, अगर हम नाओमी ओसाका की बात करें तो ये नाओमी ओसाका हैं। ठीक है। और ये जो है अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है फोर्ब्स 2020 की, इसमें जो है सबसे टॉप पे इनका नाम आया है, किसमें, सबसे ज़्यादा कमाई करने में। तो जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका अमेरिकी महान सेरेना विलियम्स को पछाड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। फोर्ब्स के अनुसार, जो पत्रिका है उसके अनुसार, ओसाका ने पिछले 12 महीने में पुरस्कार राशि और समर्थन में $37.4 मिलियन कमाए। और सेरेना विलियम्स ने $1.4 मिलियन से अधिक, मतलब सेरेना विलियम्स से 1.4 मिलियन अधिक कमाए हैं। एक ही वर्ष में एक महिला एथलीट के लिए सभी समय की कमाई का रिकॉर्ड स्थापित किया गया है।
और मारिया शारापोवा ने इससे पहले 2015 में 29.7 मिलियन डॉलर के साथ रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात की जाए तो अभी नाओमी ओसाका हैं जो सबसे ज़्यादा जो है कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, नाओमी ओसाका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसने विश्व बैंक में दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रैक्टिस मैनेजर, ठीक है, प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो विश्व बैंक यहाँ पे बात हो रही है गाइस। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसने शपथ ली है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ए अब्बास झा। ठीक है, आभास झा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अगर हम बात करें आभास झा की तो दोस्तों ये हैं आभास झा। ठीक है, और भारतीय अर्थशास्त्री जो आभास झा को विश्व बैंक ने, जो वर्ल्ड बैंक है, इसने क्या किया, दक्षिण एशिया क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है। और विश्व बैंक द्वारा 22 मई 2020 को घोषणा की गई थी कि झा को दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में। ठीक है, तो आभास झा को। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने 20 मई 2020 को स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है। ठीक है, तो गाइस बताना है कि 20 मई 2020 को किस राज्य ने स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार्टअप फंड उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, और अगर कहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के इसमें चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 में जान लेते हैं कि राज्य सरकार ने जो स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है इसका मतलब क्या है और इसका कार्य क्या है। तो गाइस राज्य सरकार ने नौकरी सृजन को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार उन प्रवासियों को अपने कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान करेगी जो वापस आ गए हैं, दूसरे स्टेट से वर्क जो कर रहे थे लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण वापस आ गए हैं, तो उनको जो है कौशल प्रदान किया जाएगा। और स्टार्टअप नीति जो स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है, कई युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरणा देगी, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 है गाइस, तत्पर योजना, स्क्रीन पर देखें, तत्पर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, ये तत्पर योजना जो है झारखंड के द्वारा स्टार्ट की गई है। और बात करें कि ये तत्पर योजना है क्या, तो जो प्रवासियों की सहायता के लिए तत्पर योजना झारखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है, जो बाहर दूसरे स्टेट में रहते थे, आउट ऑफ लोकेशन रहते थे। ठीक है, और रांची की जिला प्रशासन ने प्रवासियों को थका देने वाली पैदल यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। जिला प्रशासन ने पहल के शुभारंभ के बाद बसों में लगभग 140 प्रवासियों को अपने आवास भेजा। और अधिकारी उन प्रवासियों के कार्यक्रम के तहत जानकारी एकत्र कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल चल रहे हैं, और ताकि उन्हें परिवहन की सुविधा मिल सके। और प्रवासी श्रमिकों को बस सुविधा प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ठीक है, तो तत्पर योजना का काम यह है कि जो दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं या किसी भी तरह आ रहे हैं, तो उनको पूरी लाने में हेल्प की जाए। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग इस योजना को लॉन्च किया गया, शुरू किया गया राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज पहले इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्योंकि बात आई थी जो है झारखंड की। ठीक है गाइस, जो झारखंड की बात आई थी तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो गाइस झारखंड आप मैप में देख सकते हैं, झारखंड यहाँ पे है। ठीक है, और इसकी स्थापना, झारखंड जो हुआ स्थापित, इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर की बात करें तो हेमंत सोरेन है। और कैपिटल की बात करें तो यहाँ की जो रांची कैपिटल है। और यहाँ की गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके बारे में। तो तत्पर योजना किस राज्य में स्टार्ट की गई है, झारखंड में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 है, खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किस विश्वविद्यालय को चुना गया है। ठीक है गाइस, खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किस विश्वविद्यालय को चुना गया है, ये बताना है गाइस। तो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी।
ठीक है गाइस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें राजीव गांधी विश्वविद्यालय की, जिसका सिलेक्शन हुआ है और उत्कृष्टता केंद्र साबित करने हेतु इस विश्वविद्यालय को चुना गया है, तो राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के तहत खेल विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। ठीक है, और खेल विज्ञान में MSc और PhD कार्यक्रम केंद्र द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, मतलब कि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किस विश्वविद्यालय को चुना गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो किसको चुना गया है, ऑप्शन सी राजीव गांधी विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन 8, किस मंत्रालय ने छावनी बोर्डों के प्रबंधन हेतु, ठीक है, ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर बताना है कि किस मंत्रालय ने छावनी बोर्डों के प्रबंधन हेतु और ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, छावनी बोर्डों के प्रबंधन हेतु ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और महानिदेशक रक्षा संपदा ने पहल के तहत देश भर के 62 छावनी बोर्डों को डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। और ई छावनी पहल के तहत कई नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन हेतु EGO और DGDE फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो किस मंत्रालय ने किए हैं, रक्षा मंत्रालय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, नारेडको के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम बताइए। जो नारेडको है, नारेडको की जो है, जो नए अभी हाल ही में जो महानिदेशक नियुक्त है, उनका नाम बताना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजेश गोयल। ठीक है, राजेश गोयल। और गाइस जैसे लिखा है नारेडको, तो नारेडको एक वर्ड है NAREDCO। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इसका याद रखेंगे, बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें नारेडको की, नारेडको होता क्या है गाइस, तो गाइस जी जो नारेडको है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1998 में नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, और इसका जो काम है आवास और शहरी मामलों में जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं, उनकी देखरेख करना होता है। ठीक है, जो मतलब बिल्डिंग या जो रियल एस्टेट का वर्क होता है उससे संबंधित जितने भी जो इश्यूज होते हैं उसकी देखरेख करता है। और ये शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आता है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि नारेडको की जो अभी नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, डायरेक्टर जिसे कहते हैं, तो डायरेक्टर नियुक्त किया गया है राजेश गोयल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, और अगर हम बात करें राजेश गोयल की, तो गाइस ये हैं नारेडको की जो है नवनियुक्त महानिदेशक, और जो है इन्हीं को जो नारेडको का महानिदेशक बनाया गया है। और इनका कार्य क्या होगा, जो रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं, और जो आवास और शहरी मामलों से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर देख रेख करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, श्री चित्र तरुण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अगप्पे चित्रा मैग्ना को किस तिथि को लॉन्च किया गया। किसको, अगप्पे चित्रा मैग्ना को। ठीक है, और किस इंस्टीट्यूट के द्वारा, श्री चित्र तरुण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो डेट बताने की किस डेट को लॉन्च किया गया है। तो गाइस ये लॉन्च किया गया है 21 मई को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो है अगप्पे चित्रा मैग्ना जो है लॉन्च किया गया, ये कब लॉन्च किया गया है गाइस, 21 मई 2020। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखेंगे। और गाइस अगर हम बात करें इसकी जो है अगप्पे चित्रा मैग्ना की, तो 21 मई 2020 को इसको लॉन्च किया गया है। और अगप्पे चित्रा मैग्ना को जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्री चित्र तरुण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया था। अगप्पे चित्रा मैग्ना मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल आधारित RNA एक्सट्रैक्शन किट है, जिसे अगप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है, जो इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स का निर्माण करती है। और कोचीन में स्थित एक निर्माण कंपनी है। प्रौद्योगिकी RNA को रोगियों के नमूने के कैप्चर करने के लिए चुंबकीय नैनो कणों के उपयोग द्वारा
आरएनए के अलगाव की विधि का प्रयोग करती है, ठीक है। और यह तकनीकी नवाचार सकारात्मक मामलों की पहचान की संभावना में भी सुधार करती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अगप्पे चित्रा मैग्ना का कार्य क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र ने घोषणा की है कि विनाशकारी चक्रवात अम्फान, ठीक है, के दौरान मरने वालों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। कितना मुआवजा दिया गया है, दिया जाएगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लाख, ठीक है, ऑप्शन डी। तो अभी जो हाल ही में एक तूफान आया था अम्फान, ठीक है, अम्फान क्या जो उड़ीसा के तटों पर टकराया था, जिसकी वजह से जो है काफ़ी बड़ा तूफान था, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई है। तो केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या घोषणा की है कि जितने भी लोग उस तबाही में मशगूल थे या उसमें चपेट में आ गए थे, उनके परिवारों को 2 लाख रुपए जुर्माना दिया जाएगा, ठीक है, मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है गाइस। याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, कि घोषणा की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व की पहली बड़ी फुटबॉल लीग ने अपने सीजन कोविड-19 के लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन को फिर से शुरू किया है, जिसमें निम्न देशों में से है। किस देश ने, मतलब जो विश्व की पहली बड़ी फुटबॉल लीग ने अपने सीजन कोविड-19 लॉकडाउन को फिर से शुरू किया, जिसमें निम्न देशों में से कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ की लीग को कोविड-19 के लॉकडाउन से फिर से शुरू कर दिया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस जर्मनी। करेक्ट आंसर डी, ऑप्शन डी, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी ने क्या किया है कि जो भी विश्व में जो विश्वव्यापी जो है लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, या राष्ट्रीय स्तर पर जो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, उसके होने के बावजूद भी, ठीक है, उसके होते भी जर्मनी का जो बुंदेसलीगा विश्व की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता है। और इसने क्या किया है, कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अपने सीजन पोस्ट को फिर से शुरू करने वाला यूरोप का पहला प्रमुख फुटबॉल लीग है, ठीक है। फुटबॉल लीग ने 2019-20 सीजन के अपने शेष मैचों को 16 मई 2020 से किक स्टार्ट करने की योजना बना रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। ये विश्व की पहली बड़ी फुटबॉल लीग ने अपने सीजन कोविड-19 लॉकडाउन को फिर से शुरू किया है, जिसमें उस देश का नाम है जर्मनी, ठीक है गाइज। और अगर हम बात करें जर्मनी की दोस्तों, जर्मनी की, तो गाइज मैप में आप देखें ये जर्मनी है, ठीक है। और जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर हैं। और यहाँ जो करेंसी चलती है यूरो चलती है, ठीक है गाइज, याद रखेंगे यूरो करेंसी चलती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बेनी गेट्स ने किस राष्ट्र के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? आपको बताना है कि मतलब बेनी गेट्स जो हैं ने किस राष्ट्र के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो बेनी गेट्स गाइज इजराइल के हैं, और तो इजराइल की जो है इजराइल राष्ट्र के लिए ही वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल। तो अभी जो वहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि मतलब इनके जो प्रतिद्वंदी थे बेनी गेट्स, ये भावी प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा माना गया, वहाँ पे ऐसा एक्सेप्ट किया गया है। तो गाइज जो बेंजामिन नेतन्याहू ने जब शपथ ली थी, ठीक है, क्योंकि इनके प्रतिद्वंदी थे बेनी गेट्स, तो जब नेतन्याहू ने शपथ ली थी तो बेनी गेट्स ने भी इनके साथ वैकल्पिक प्रधानमंत्री की और भावी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, ठीक है, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, ठीक है। तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। बेनी गेट्स इजराइल से हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। और गाइज अगर इजराइल की बात करें तो मैप में देखते हैं, तो गाइज आप देखें यहाँ पे ये इजराइल है, ठीक है, इजराइल कंट्री है। और इजराइल की अगर बात करें तो उसमें प्रेसिडेंट कौन है, रियोविन रिवलिन, और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की जो कैपिटल है जेरूशलेम। और यहाँ की जो लैंग्वेज चलती है हैब्रू, ठीक है, यहाँ पे हैब्रू लैंग्वेज चलती है, तो याद रखेंगे, ठीक है। और अगर तो गाइज यहाँ पे देखेंगे कि ये बेंजामिन नेतन्याहू और ये क्या है बेनी गेट्स हैं जो भावी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जो इनके प्रतिद्वंदी थे और साथ ही साथ उन्होंने क्या है भावी प्रधानमंत्री की शपथ ली है, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे मनाया गया, ठीक है, राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। तो बताना है कि कब मनाया गया, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया गाइस।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मई। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। ठीक है। और अगर हम बात करें राष्ट्रमंडल दिवस की, ठीक है, तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया क्यों जाता है? तो गाइज ये जो क्वीन विक्टोरिया थी ब्रिटेन की, उनकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में जो है हर साल, ठीक है, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और मनाया जाता है। ठीक है। और जो वर्ड आया यहाँ पे कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ एक ऐसा वर्ड है जिसमें वो सारी कंट्रियाँ शामिल होती हैं जो कंट्री कभी न कभी अंग्रेज़ों के गुलाम रही हैं। ठीक है, या ब्रिटेन कॉलोनी रही हैं, या ब्रिटिश कॉलोनी रही हैं, या ब्रिटिश की गुलाम रही हैं। ठीक है, तो वो सारी कंट्रीज इस ग्रुप में शामिल होती हैं। और इस ग्रुप में कितने सदस्य हैं? 53 सदस्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इस ग्रुप में 53 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो टीम है 53 सदस्यों की, इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। ठीक है, और कॉमनवेल्थ डे इसीलिए मनाया जाता है हर साल, क्योंकि जब उस समय, पुराने समय में, जब यहाँ पे हर देश में, जब कुछ देशों में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो सभी देश आपस में मिल करके अपनी आज़ादी के लिए जो है कदम उठाते थे, हाथ पैर चलाने की कोशिश किया करते थे। तो उसी समय जो लोग शामिल हुए, जो लोग गुलाम थे, जो कंट्रीज़ गुलाम थी, उन कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना जिसको बोला गया है कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो याद रखेंगे। और गाइज अगर इसकी बात करें तो गाइज तभी से जो है कॉमनवेल्थ डे मनाया जाने लगा। ठीक है, और गाइज अगर हम बात करें, कभी भी कंफ्यूजन में ये होता है कि जो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर, इसमें आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब किसी कंट्री में एम्बेसी में एम्बेसडर रहते हैं, किसी एम्बेसी में जो है हाई कमिश्नर होता है। ठीक है, तो गाइज याद रखेंगे कि हाई कमिश्नर उन्हीं कंट्री में बैठता है। हाई कमिश्नर उन्हीं कंट्रीज में जाके एम्बेसी में बैठता है जो कंट्रीज़ कभी न कभी ब्रिटिश कंट्री गुलाम रही हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और एम्बेसडर उन कंट्रीज में रहता है जो किसी की भी गुलाम ना रही हूँ। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये कन्फ्यूजन ना होने पाए। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो हाई कमिश्नर जिसे बोलते हैं उच्चायुक्त उन कंट्रीज जो बैठता है जो कंट्रीज कभी न कभी ब्रिटिश कॉलोनी रही हैं। ठीक है, ब्रिटिश देशों की गुलाम रही हैं। ठीक है, और एम्बेसडर वहाँ बैठता है जो कंट्रीज कभी किसी की गुलाम नहीं रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, तो गाइस इसको याद रखेंगे, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 24 मई। ठीक है, ऑप्शन बी 24 मई का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 24 मई को हर साल जो है कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है क्वीन विक्टोरिया की याद में। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर यही समाप्त होती है। तो गाइस आज की करंट अफेयर मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं कि मुझे इतना कफ, इतना ज़ुकाम है कि मतलब पूरी तरह बोल नहीं पा रहा हूँ, सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोशिश की थी कि कुछ आगे अच्छी तरह किया जाए। तो नेक्स्ट डे कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी चीज़ों को विस्तृत डिटेल के साथ बताया जाए। ठीक है, तो गाइज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको कमेंट सजेशन रिलेटेड कोई बात बतानी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।